क्या ये एक विज्ञापन है? जब Amazon या Google पर आप कुछ सर्च करते हैं तो क्या आपको कुछ ऐसे ही विज्ञापन नजर आते हैं? वैसे विज्ञापन हर जगह आपको मिलेंगे, लेकिन हाँ, इनमें से कुछ ऐसे विज्ञापन होते हैं जिन्हें देखकर ये समझ में नहीं आता कि दरअसल ये एडवर्टीजमेंट्स ही हैं। तो ऐसे विज्ञापनों को आप कैसे पहचान सकते हैं? आज मीडिया बुद्धि में बात इसी पर। हाय एवरीवन, मैं स्मिता शर्मा। इस तरह के विज्ञापनों से होने वाली कमाई ने मीडिया को दशकों से आर्थिक मजबूती दी है। वैसे ये विज्ञापन अपने आप में एक कोई खास समस्या नहीं है, लेकिन हाँ, अगर जरूरत से ज्यादा एड्स दिखने लगे तो परेशानी जरूर हो सकती है। मान लीजिए कि आप कोई क्रिकेट मैच का लुत्फ उठा रहे हैं और एक ही सनसनीखेज ओवर बाकी है, लेकिन ब्रॉडकास्टर ने ब्रेक के बाद इनिंग्स में लौटने में देर कर दी और एक गेंद को देखने से आप चूक गए, तो आएगा ना गुस्सा। या फिर आप किसी वेबसाइट पर कोई लेख पढ़ रहे हैं, लेकिन हर कुछ सेकंड्स में कोई ना कोई पॉपअप एड स्क्रीन पर नजर आ जाता है, जिसे दूर करने के लिए आपको वो क्रॉस चिन्ह को बंद करना होता है। तो हाँ, इससे गुस्सा जरूर आता है, लेकिन कम से कम सबको इसे ये तो पता है कि ये दरअसल विज्ञापन ही है। तो हम आज बात करेंगे ऐसे विज्ञापनों की जो काफी दफा खबरों की आड़ में छिपे हुए होते हैं, जिन्हें देखकर ये पता नहीं चलता कि दरअसल ये एडवर्टीजमेंट ही है। जरा टाइम्स ऑफ इंडिया के इस पहले पृष्ठ पर गौर करें। टाइम्स ऑफ इंडिया के ही 1919 एडिशन के पहले पन्ने की खबर को यहाँ पर दोबारा से छापा गया है। हालांकि ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी का विज्ञापन है। थोड़ा भ्रामक जरूर है, लेकिन फिर भी आपको ये समझ में तो आ जाता है कि एक विज्ञापन ही है ना? तो अब अखबार के सिटी पेजेस पर नजर डालिए, यानी डेली टाइम्स। देखिए, यहाँ फ्रंट पेज और बैक पेज पर मूल रूप से तो खबरें छपी हैं, लेकिन अगर इस सप्लीमेंट के आप ऊपरी हिस्से यानी मास्ट हेड पर नजर डालें तो यहाँ शीर्षक लिखा हुआ है एडवर्टोरियल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री प्रमोशनल फीचर्स। इसका मतलब है कि इन पन्नों में सभी खबरें स्पॉन्सर्ड हैं, यानी भुगतान के आधार पर यहाँ छपी हैं। तो दरअसल कहानियों की आड़ में ये विज्ञापन है। एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि आप Amazon पर कुछ ढूंढ रहे हैं, एक रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर। तो जो पहली सर्च हिट का नतीजा है वो वास्तविक में एक विज्ञापन है। ये स्पष्ट रूप से आपको पता है, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड श्रेणी के तहत आपको नजर आता है। गूगल पर भी अगर आप कुछ ढूंढते हैं तो आपको ऐसे परिणाम नजर आएंगे। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती है नेटिव एडवर्टाइजिंग, यानी देसी विज्ञापन। वो विज्ञापन जो समाचार की तरह दिखता है लेकिन समाचार है नहीं। मिसाल के तौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया के सिटी पन्नों के इस लेख को एक बार फिर से देखिए। इसे देखकर शायद आपको लगेगा कि ये दरअसल कोई समाचार है, मानो किसी रिपोर्टर की तरफ से लिखी गई कोई खबर हो। हालांकि ये आम विज्ञापनों से ज्यादा लागत देने वाली एक देसी विज्ञापन है। वैसे ऐसे नेटिव एडवर्टाइजिंग करने वाले विज्ञापन दाताओं का तर्क है कि अगर ये विज्ञापन आसानी से समझ में आ जाए पढ़ने वाले को, तो फिर ये उतना असरदार नहीं। वैसे ये सिलसिला बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। कुछ सालों पहले तक कुछ लकीरें न्यूज रूम्स में साफ गोई से खींचे जाती थी, मानो किसी एक ही संगठन के संपादकीय विभाग के पत्रकारों और मार्केटिंग कर्मचारियों के बीच एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो। बहुत से मीडिया संगठनों में व्यापार, बिक्री और विज्ञापन डिवीजन के कर्मचारियों के कार्यालय बिल्कुल अलग होते थे। जब तक न्यूज रूम मॉडल्स पत्रकारिता को तकनीक ने बाधित नहीं किया था, तब तक चीजें काफी सरल और ज्यादा विश्वसनीय थी। देसी विज्ञापन के वैसे अलग अलग नाम हो सकते हैं: ब्रांडेड सामग्री, प्रायोजित सामग्री, प्रचार सुविधा, साझेदार सामग्री। मानो हर प्रकाशक ने अपने हिसाब से अलग अलग नाम रख लिए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, नाम से क्या लेने देना। मूल रूप से देसी विज्ञापन या फिर ब्रांडेड कंटेंट 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहले वो विज्ञापन जो किसी विज्ञापन एजेंसी द्वारा नहीं बनाए गए हों, बल्कि खुद किसी संगठन के पत्रकारों ने ही बनाए हों। हाँ, आमतौर पर इसके लिए इस संगठन के अंदर कोई अलग क्रिएटिव विभाग हो सकता है। दूसरा वो सामग्री जो विज्ञापन देने वाली कंपनियों के साथ परामर्श करके बनाई जाती है। ये एक लेख की तरह हो सकता है जो किसी न्यूज रिपोर्ट जैसा दिखे, लेकिन इसका शीर्षक क्या, सवाल कौन से पूछे जाएंगे, किन बिंदुओं पर जोर दिया जाएगा, ये विज्ञापन दाता तय करते हैं। तीसरा वो सामग्री जो पत्रकारों द्वारा बनाई गई है, लेकिन विज्ञापन दाता या फिर ब्रांडेड कंपनी के हस्तक्षेप के बिना। हाँ, इसके लिए भी पैसों का भुगतान जरूर किया जाता है। इसे आमतौर पर प्रायोजित सामग्री या फिर पेड कंटेंट के तौर पर हम जानते हैं।
आज इंफॉर्मेशन ओवरडोज और फेक न्यूज के इन चुनौतियों के दौर में देसी विज्ञापन मददगार तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, विश्वसनीय पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए न्यूज रूम्स को जो वित्तीय सहायता या फिर आर्थिक आजादी चाहिए, उसके लिए एक अहम आय का स्रोत जरूर है। इसलिए ये सिलसिला आने वाले कई सालों तक अभी थमने वाला तो नहीं है, लेकिन जरूरी है कि हम और आप सचेत रहें ताकि इन देसी विज्ञापनों में किए गए दावों को हम सच्ची पक्की खबर ना समझ लें। तो आज मेरे साथ बस इतना ही। मीडिया बुद्धि का ये सफर आपको कैसा लगा, ये आप हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।